नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जितने 20 सालों में ग्रोथ किया है, यानी कि टोटल देखा जाए 20 सालों में इस इंडस्ट्री ने 10,000 करोड़ से अधिक का व्यापार किया है। लेकिन फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो यह इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में यानी कि 2020 से 2025 तक 64,500 करोड़ की हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस एंगेज। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने वाले हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि 2020 से लेकर 2025 तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा टाइम क्यों है। यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब भी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करने का सबसे अच्छा टाइम अब शुरू क्यों हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला टाइम का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि लोग से ही ये बिजनेस चलता है। लेकिन कुछ स्कीम और स्कैम की वजह से ये इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम हो गई। इसमें प्रॉपर गाइडलाइन और सही तरीके कानून नहीं था, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई इस बिजनेस को तो फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम कहता है, कुछ इसे फालतू लोगों का काम समझते हैं और कोई इसे टाइम वेस्ट मानता है। इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, मैं किसी को दोष भी नहीं देता। इसका सिंपल सा रीजन है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। उदाहरण के लिए, जब हम लोग पूरे दिन में न जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उसके हमें कोई पैसा भी नहीं मिले जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट में आता है। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा उसका रीजन नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहां से होता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है। मैं बताना चाहूंगा आप सभी से, दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है, यानी कि 4 चरण से गुजरना पड़ता है। और दुनिया के हर उद्योग ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। ये 4 फेज है, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और चौथा नॉर्मल फेज। ये फेज क्या है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले है नेगेटिव फेज। हर इंडस्ट्री की शुरुआत नेगेटिव फेज से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई बिजनेस मार्केट में आता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है और वे इसे नकार देते हैं। और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता। मन में एक क्वेश्चन आता है, नई चीज है, क्या पता चलेगी या ना चले। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो लोगों को बैंक पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेके भाग सकता है और अपने पैसे घर में रखना ही सेफ मानते थे। ऐसे ही हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह था ट्रस्ट की कमी और रीजन भी जायज था। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ न लिया तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग और बहुत सारे, जिन्हें लोगों ने आते ही ना कर दिया था। दूसरा फेज होता है पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका नजरिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है रिजल्ट देखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। बैंक पे लोगों का तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू तब पता लगी होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसे घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिला हो। तीसरा फेज है वो है ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत तेज हो जाती है। अब किसी को इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह वो टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं।
नतीजा यह होता है कि बिजनेस पूरी स्पीड से ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में आने के बाद काम शुरू करते हैं। और चौथा फेज होता है कंपटीशन फेज। यह एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोगों के काम करने से ज्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। आज मैक्सिमम सेक्टर में कंपटीशन हो रही है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह कंपटीशन शुरू हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री को चूज करने का सही टाइम कौन सा है। अगर मेरी राय माने तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम नेगेटिव फेज को मानता हूँ, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव जोन में हो और सब इसे नकार रहे हो तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके आगे ग्रोथ के चांस पे रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने निगेटिव फेज में किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री की और काम करना शुरू किया और एक टाइम बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ये समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों करें। तो मैं इस बिजनेस को कर रहे कुछ कारण बताऊंगा आपसे वैसे, जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर यही बिजनेस क्यों चुने। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में अभी नेगेटिव फेज में है, इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ रीजन है। नेगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा कर दिए हैं। कम या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रह के मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान के अंदर जिद का ज्यादा पैदा कर देता है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य क्या है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों का इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। अगर हम फिक्की की रिपोर्ट की बात करें तो वर्तमान में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज 10,000 करोड़ से ज्यादा है। यदि 2017 का फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट देखें तो उस सब से पता चलता है पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ने ग्रोथ की है। और इस सिचुएशन को देखते हुए फिक्की के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपए यानी कि 64,500 करोड़ का व्यापार बन जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जितने 20 सालों में ग्रोथ किया है, यानी कि टोटल देखा जाए 20 सालों में इस इंडस्ट्री ने 10,000 करोड़ से अधिक का व्यापार किया है। लेकिन फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो यह इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में यानी कि 2020 से 2025 तक 64,500 करोड़ की हो जाएगी। मतलब क्या कि जितना इस इंडस्ट्री ने 20 साल में काम किया है उसका 5.5 गुना अधिक केवल 5 साल में काम करने वाले हैं। और इस इंडस्ट्री में 1,80,00,000 डायरेक्ट सेलर होंगे। मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ और इसमें सबसे ताज्जुब की बात है कि 1,80,00,000 में 60% केवल महिलाएं होंगी, यानी कि 1 करोड़ महिलाएं और 80 लाख पुरुष होंगे। डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्री को काफी हद तक अपना लिया है और आगे भी बहुत जागरूक है इस इंडस्ट्री से। अब इंडिया की बारी है। यदि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी कि WFDSC का ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट देखें 2017 का तो पता चलता है कि यूएसए में 2,44,300 करोड़ का बिजनेस हुआ है, चाइना में 2,40,037 करोड़ बिजनेस हुआ है, कोरिया में 1,20,057 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जापान में 1,73,003 करोड़ का बिजनेस हुआ है, मलेशिया में 32,655 करोड़ का बिजनेस हुआ है, ताइवान में 27,594 करोड़ का बिजनेस हुआ है, थाईलैंड में 19,572 करोड़ का बिजनेस हुआ है और इंडिया में केवल 10,591 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक कितना ज्यादा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि 2020 से लेकर के 2025 तक इस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कितना अधिक है। यदि आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही टाइम है आपके लिए। आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आज का यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपके मन में इससे जुड़ी कोई सवाल है, सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी टीम मेंबर का शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का पावर समझ सके। अपने कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।